हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के फर्स्ट रिवीजन को करने वाले हैं। तो आज के इस फर्स्ट रिवीजन क्लास में हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दैट। तो बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। आई होप आप लोग सब पढ़ के आए हैं चैप्टर 2। ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस थे, लेकिन आई होप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गेट रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 2. Okay, so first question will now be on your screen, so be ready to answer the first question. So question number 1, I'll just write the question. You have to consider the following reactions. ठीक है, I'm going to write 2 reactions here, so just understand what the reaction is all about. ठीक है, 2 रिएक्शन लिख रहे हैं. A plus HCl that gives you CaCl2 plus H2O. Okay, next is you have here X plus HCl that gives you CaCl2 plus H2 only. ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है. ओके, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस, राइट. और बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है भी नहीं ये, सो इसीलिए बैलेंसिंग पे आपको फोकस नहीं करना है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what will be A and X. ठीक है, so now the question starts that A and X are, now I'll just write the options for you. First option है compound and element. Second option है Ca and CaO. थर्ड ऑप्शन है CaO and Ca, and last option है both A and C. Okay, so just try and understand what the question is all about. पहले क्वेश्चन में भी HCl के साथ रिएक्शन है, दूसरे में भी HCl के साथ रिएक्शन है. फर्स्ट प्रोडक्ट दोनों में सेम है, CaCl2 CaCl2, लेकिन सेकंड में आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है. पहले वाले में वाटर है, दूसरे वाले में H2 है. ठीक है, तो सोचो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही होना चाहिए, जिसमें कि A के बारे में भी आपको पता चल जाए और X के बारे में भी पता चल जाए. सबसे पहले तो खुद से सोचना चाहिए दैट व्हाट शुड बी A एंड व्हाट शुड बी X. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रिएक्शन का टाइप क्या है. पहला तो यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर मुझे सपोज इफ़ आई डिड नॉट नो द आंसर, तो अगर मुझे यहाँ पता ही नहीं होता कि आंसर क्या है, अगर सॉल्व करना पड़ता, तो यहाँ पर सबसे पहले तो HCl मुझे पता है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड. यहाँ भी एसिड है, राइट, और यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और इधर वाटर बन रहा है. ठीक है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है और इधर बन रहा है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेट पहले समझ लेना है कि कौन से टाइप के रिएक्शन से ये मैच करता है. तो क्या प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे ये एक क्या होना चाहिए जिसके साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर आएगा. डैश प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो डैश में हमको क्या फिल करना चाहिए, डेफिनेटली बेस फिल करना चाहिए, है ना, या बेस या फिर मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक बेसिस. सो यहाँ पर हम 2 चीज़ फिल कर सकते हैं. पहला तो हम यहाँ बेस फिल कर सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. या तो हम यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड फिल कर सकते हैं.
ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, सो हम यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ए आपका बेस हो सकता है या तो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट रिएक्शन का पैटर्न समझते हैं। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन करेगा एसिड के साथ कि वो सॉल्ट प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। डैश प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X एक तरीके का मेटल ही होना चाहिए और इसका और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, मेटल ही होगा। तो मेटल एक तरीके का एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि X कुड बी एलिमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में एलिमेंट दिख रहा है। और बेस बोले या मेटेलिक ऑक्साइड बोले तो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से ही बनेगा या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब कि वो कंपाउंड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सेटिस्फाई होता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन पैटर्न। ठीक है, तो कंपाउंड एलिमेंट पता चल गया। अब बाकी के ऑप्शंस में आपको Ca दिख रहा है, CaO दिख रहा है और उसका ही ऑपोजिट आपको CaO और Ca दिख रहा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, अगर A एक कंपाउंड है, इफ़ A इज़ अ कंपाउंड एंड X इज़ अ एलिमेंट, तो A कंपाउंड CaO होगा और X अगर एलिमेंट है तो Ca होगा। उसका ऑपोजिट तो हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक ऑप्शन में हम देख रहे हैं कंपाउंड एलिमेंट, तो फिर हम उसको एलिमेंट कंपाउंड तो नहीं अलग से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज जस्ट लाइक द ऑपोजिट ऑफ इट। Ca इज अ एलिमेंट एंड CaO इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट कंपाउंड नहीं लिखा हुआ है, कंपाउंड एलिमेंट लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से CaO और Ca ये ऑप्शन भी आपका सही जाएगा। तो अब अगर सारा कुछ एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी, बोथ A एंड C। फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दोनों इस रिएक्शन के पैटर्न को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए बोथ A एंड C दोनों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शंस को देखकर उसके पैटर्न को समझना है एंड अकॉर्डिंगली सोचना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपका ऑप्शन डी अगर आपने लिखा है कमेंट सेक्शन में, देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर बाकी का कुछ लिखा है तो फिर वो गलत ही होगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन विल नाउ बी ऑन योर स्क्रीन। सो हियर यू हैव टू टेल मी द कॉमन नेम। ठीक है, केमिकल नेम तो हम लोग पढ़ते ही हैं, साथ में हम लोग कॉमन नेम्स भी पढ़ते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स के, जो फेमस कंपाउंड्स होते हैं, पॉपुलर कंपाउंड्स होते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ KOH एंड NaOH, KOH एंड NaOH आर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द ऑप्शंस फॉर यू। ऑप्शंस हैं कॉस्टिक बेस, देन सेकेंड नाम उसी के साथ कॉस्टिक सोडा, सेकेंड आपका ऑप्शन है कॉस्टिक पोटैश, एंड कॉस्टिक सोडा, थर्ड ऑप्शन है कॉस्टिक पोटैश and caustic base, and the last option is caustic alkalis. Okay, so KOH, NaOH, potassium hydroxide, sodium hydroxide bases हैं, strong alkalis हैं। तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो कि कॉमन नेम्स के बारे में बता रहा है? टेक योर टाइम एंड क्विकली टेल मी द आंसर। अगर आपको कॉमन नेम्स याद हैं तो फिर ये क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कॉस्टिक पोटैश एंड कॉस्टिक सोडा। पोटैश वर्ड कम्स फ्रॉम पोटेशियम and soda word comes from sodium. So caustic potash is for KOH and caustic soda is for NaOH. बाकी के सारे ऑप्शंस
कम्प्लीटली सही नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ कुछ गलतियाँ हैं. जैसे फर्स्ट में आपका सेकंड का नाम सही था, कॉस्टिक सोडा वॉज करेक्ट, बट देर इज़ नो वर्ड लाइक कॉस्टिक बेस, देर इज़ नो सच वर्ड लाइक दैट. कॉस्टिक बेस जैसा कुछ नहीं होता है. फिर थर्ड वाले में कॉस्टिक पोटैश वॉज करेक्ट, बट देर इज़ नो सच वर्ड एज कॉस्टिक बेस. देन डी में कॉस्टिक एल्कलीज जैसा तो कोई वर्ड नहीं होता है, तो डेफिनेटली डी हम चूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, सो बी आपका सबसे करेक्ट आंसर है. अगर आपने बी लिखा है ऑप्शंस में, देन इट इज़ ऑप्शन से चूज़ करके अगर आपने बी लिखा है कमेंट्स में, तो फिर वो सबसे करेक्ट आंसर है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 विल नाउ बी ऑन योर स्क्रीन. नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन रिएक्शन हियर. रिएक्शन एक वर्ड रिएक्शन जैसा है. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है लाइम वाटर प्लस CO2 that gives white precipitate plus PPT stands for precipitate. I hope you know that. आपको बताना है correct reaction for a verb. अब ये जो वर्ड रिएक्शन है उसके लिए आपको सिम्बॉलिक रिएक्शंस चूज करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द रिएक्शंस फॉर यू इन द ऑप्शंस. आपको करेक्ट रिएक्शन ऊपर वाले वर्ड रिएक्शन के लिए चूज करना है. ठीक है, इक्वेशन चूज करना है, करेक्ट इक्वेशन चूज करेंगे आप. ठीक है, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज CaO प्लस CO2 दैट्स gonna give you CaOH whole 2 प्लस H2O. ठीक है, ये आपका पहला रिएक्शन है. दूसरा रिएक्शन है CaCO3 प्लस CO2 दैट इज गिविंग यू CaOH होल 2 प्लस H2O. ये आपका दूसरा रिएक्शन है. तीसरा है CaCO3 प्लस CO2. Wait, that's not CaCO3, that would be CaOH whole 2 plus CO2, that is giving you CaCO3 plus H2O. And the last one D, it is none of these. ठीक है, सो अब सोचो और बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है. सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में आपको लाइम वाटर का फॉर्मूला नहीं है. CO2 सबको तो दिख रहा है आपको. फर्स्ट 3 ऑप्शंस में आप CO2 देख रहे हैं, राइट. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या ऑप्शन से आप उसको मैच कर पाएंगे. पहला तो आप CO2 देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी CO2, इधर भी CO2, इधर भी CO2, राइट. H2O भी आपको हर जगह दिख ही रहा होगा, इधर भी H2O. मतलब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई करना है लाइम वाटर, ठीक है, एंड वाइट प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है. तो अगर वो आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया मतलब आपका सही ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया. तो लाइम वाटर क्या होता था उसका तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. लाइम वाटर, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, लाइम स्टोन, मार्बल, ये सब का फॉर्मूला याद रहना ज़रूरी है. सबके कॉमन नेम्स मैंने पहले ही आपको बता के रखा हुआ है, तो अभी आपको रिकॉल करने का टाइम है, आप उसको याद करिए आप कि मैंने क्या बताया था लाइम वाटर के बारे में. सो अगर आपने सही फॉर्मूला चूज़ कर लिया लाइम वाटर का मतलब आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, ओके. यहाँ पर अगर सही ऑप्शन बताएं तो लाइम वाटर होता है CaOH होल 2 एंड जो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ बनेगा दैट वुड बी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. और कार्बोनेट्स आर जनरली नॉट soluble in water and that is why it forms a white curdy precipitate which gives a milky white appearance to lime water. and इसीलिए lime water को CO2 टेस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कोई है तो दैट इज ऑप्शन C, दैट इज CaOH होल 2 प्लस CO2 दैट गिव्स यू CaCO3 प्लस H2O. ओके, तो बस यही करना था. लाइम वाटर का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना था, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना था. अगर आपने रिएक्शन पढ़ा है तो फिर आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ऑप्शन C वॉज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now let's move on to question number 4. Question 4 is now related with pH scale. ठीक है,
पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन पीएच स्केल से रिलेटेड है। pH value of any substance, suppose that is given as 7, and this means, इसका मतलब आपको समझाना है by looking into the options। इसका मतलब है H plus concentration greater than OH minus concentration। Second option is OH minus concentration greater than H plus concentration। थर्ड है H plus concentration equal to OH minus concentration, and D है H plus concentration not equal to OH minus concentration। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होना चाहिए कि pH वैल्यू 7 दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कंपैरिजन बिटवीन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले तो पीएच स्केल याद करना पड़ेगा कि पीएच स्केल में कितने नंबर्स होते थे, कितने डिविजन्स हम लोगों ने पढ़ा है पीएच स्केल में, और पीएच स्केल का मतलब क्या है, एक्चुअली ये जो नंबर्स हैं ये सब क्या डिनोट करते हैं। अगर वो सब याद है तो फिर यहाँ ऑप्शंस पहचानने में और सही आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए, एंड इट्स वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको आंसर करने में। तो आई होप अभी तक आंसर लिख लिया होगा आप लोग सब ने। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है दैट इज़ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स कि H प्लस का जितना भी नंबर प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में जिसका pH 7 है, उसमें जितना भी H प्लस आयन प्रेजेंट है उतना ही OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और pH का वैल्यू 7 बताते हैं। तो pH वैल्यू 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जो कि ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना ही बेसिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए H प्लस आयन चाहिए एंड बेसिक बिहेवियर शो करने के लिए OH माइनस आयन चाहिए। और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयन्स दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशंस बराबर है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशंस अगर बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों के इफेक्ट्स नलिफाई हो जाएंगे। एसिडिक बिहेवियर इज गोइंग टू बी नलिफाइड बाय अ बेसिक बिहेवियर, एंड contrary opposite also is true, that is basic behavior will also be nullified by the acidic behavior। तो दोनों अगर एक दूसरे को पूरी तरीके से नलिफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं बचेगा और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए pH वैल्यू 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, राइट। अब कहीं पर भी H प्लस ग्रेटर है मतलब एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा, OH माइनस ग्रेटर है मतलब कि बेसिक बिहेवियर ज़्यादा। ओके, राइट। So that was all there that we read that in the pH scale topic हम लोगों ने सब पढ़ा था। That was a small revision that I wanted to tell you। चलो, next question is question number 5। I hope this is question 5। Yes, my numbering is correct। Okay, question 5। Question 5 है again related to pH। So I'll just write the question। pH value of a substance increases from 6 to 10। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं बताया गया है। यू आर जस्ट इन्फॉर्म्ड इन द क्वेश्चन कि pH वैल्यू बढ़ता है, 6 से 10 तक पहुंच जाता है। तो इसका क्या मतलब है, वॉट डज दिस मीन? दिस मीन्स, क्या मतलब है ये आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करके बताना है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एक्वस, क्योंकि डेफिनेटली पानी में ही H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं, तो एक्वस भी लिखना चाहिए साथ में। तो H प्लस एक्वस इंक्रीजेस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड का मतलब, सेकेंड ऑप्शन है H प्लस एक्वस डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन है
OH minus aqueous increases, and fourth option है both B and C. ठीक है, सो एक सब्सटेंस का pH है जो 6 पे था इनिशियली, एंड ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीजन इट गॉट इंक्रीज्ड टू 10. ठीक है, 6 से pH इंक्रीज होके 10 चला जाता है, 10 तक वैल्यू बताता है pH का. अब आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करना है फ्रॉम द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर pH का वैल्यू बढ़ा तो. सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा अगर pH का वैल्यू बढ़ेगा तो. थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर हम pH बढ़ाते हैं तो. और लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकेंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है. अब आपको सोच के बताना है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच डू यू थिंक विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सोचिए, टेक योर टाइम एंड क्विकली टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर. इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी. pH का इंक्रीज होने का मतलब है कि उसमें H प्लस आयन कम होता है, बिकॉज pH वैल्यू, जितना भी pH वैल्यू होता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो pH वैल्यू जितना कम होता है उतना ज़्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है. pH वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना ही कम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो इस क्वेश्चन में pH का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो H प्लस आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑपोजिटली चलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स कि pH अगर बढ़ेगा तो OH माइनस बढ़ेगा, pH अगर घटेगा तो OH माइनस भी घट जाएगा. ठीक है, सो pH वैल्यू के बढ़ने से, इंक्रीज होने से बेसिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं. तो वो बेसिक प्रॉपर्टी इसीलिए इंक्रीज होगी क्योंकि वहाँ पर आपका जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी OH माइनस के वजह से होती है. तो इसीलिए pH वैल्यू के ये जो रिलेशनशिप्स हैं विथ, और ये जो कंपैरिजन है विथ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इससे हम ये बता सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन लास्ट है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दोनों को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन डी चूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर. ओके, सो इफ़ दैट वॉज द ऑप्शन दैट यू हैड रिटन इन द कॉमेंट सेक्शन, तो फिर आपका ऑप्शन सही था, आपका आंसर सही था. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन 6 इज नाउ रिलेटेड टू नेटल लीव्स. वी हैड रेड अबाउट नेटल लीव्स व्हेन वी वर स्टडिंग द चैप्टर, है ना. नेटल लीव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम. तो नेटल लीव्स के पास स्टिंगिंग हेयर होता है. स्टिंगिंग हेयर मतलब कांटे जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्टिंगिंग हेयर के कांटेक्ट में आने से हमारे स्किन में इरिटेशन महसूस होता है ना. एंड वाई डज दैट हैपन, दैट यू हैव टू टेल. नेटल लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर दैट secretes dash on our skin. ठीक है, तो नेटल लीव्स के पास स्टिंगिंग हेयर होता है जिसके कांटेक्ट में आने से हमारे स्किन में एक टाइप का कंपाउंड रिलीज होता है, सिक्रीट होता है. सो व्हाट इज़ दैट कंपाउंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. आई एम गोइंग टू राइट द ऑप्शंस. ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके मुझे बताइएगा विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इथानोइक एसिड. सेकेंड वन इज मिथानोइक एसिड. Third is formic acid, and fourth
D is both B and C. ओके, सो नेटल लीव्स के बाद नेटल लीव्स के पास स्टिंगिंग हेयर होता है, जिसका मतलब है कि स्टिंगिंग हेयर के कांटेक्ट में आने से हमारे स्किन में एक कंपाउंड रिलीज होता है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। वो कंपाउंड कौन सा है वो पहचानना है आपको, इथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बोथ पी एंड सी। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उसको क्विकली अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सबसे सही आंसर होना चाहिए। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा आंसर। तो आंसर है यहाँ पर बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्यों बोथ बी एंड सी? क्योंकि मिथानोइक एसिड इज द एक्चुअल केमिकल नेम ऑफ दैट कंपाउंड, ये केमिकल नेम है उसका और ये एक्चुअल नेम है। लेकिन फॉर्मिक एसिड जब हम बोलते हैं दैट इज द कॉमन नेम। जैसे कॉमन सॉल्ट के लिए हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक के लिए हम कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। लेकिन अगर उसका केमिकल नेम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम, राइट। सो मिथानोइक एसिड बोलें या फॉर्मिक एसिड बोलें, मतलब एक ही होता है, एक केमिकल नेम होता है तो दूसरा कॉमन नेम होता है, राइट। तो उसी तरीके से आपका ऑप्शन फोर्थ बोथ बी एंड सी, ये वाला ऑप्शन आपका सबसे सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स इन जस्ट फ्यू मोमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच salt is formed by combining a weak acid and a strong base. Okay, a weak acid and a strong base. I'll just quickly write the formulas of the salt. So formula है NaNO3, first salt का formula है, second है Na2CO3, third है ZnSO4 and last one is CH3COONH4. Okay, so quickly tell me इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। NaNO3, Na2CO3, ZnSO4 और CH3COONH4. Think about the kinds of acids and bases combined in the following salts and then ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। तो इफ़ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले सबके पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेसिस को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको Na दिखता है, तो Na कम्स फ्रॉम द बेस NaOH एंड NO3 कम्स फ्रॉम द एसिड दैट इज HNO3. Okay, then Na is again coming from NaOH and CO3 is coming from H2CO3. उसी तरीके से Zn आपका आता है ZnOH होल 2 से और SO4 आपका आता है H2SO4 से। CH3COO आता है आपका CH3COOH से और NH4 आता है NH4OH से। ठीक है, अब सबके पेरेंट बेसिस एंड पेरेंट एसिड्स मैंने लिख दिया है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। अब भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब आपको सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि अब मैंने पेरेंट एसिड पेरेंट बेसिस भी लिख दिया है। तो अब आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ वीक एसिड, ZnOH whole 2 is a weak or a mild base you can say,
and H2SO4 is a strong acid. CH3COH is a weak acid and NH4OH is also a weak base, right? हमें यहाँ क्या चाहिए? Weak acid plus strong base चाहिए according to the question. So according to the question, which of the following is satisfying this combination? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसको satisfy कर रहा है तो that is option B, Na2CO3, strong base NaOH and weak acid H2CO3 carbonic acid का combination है Na2CO3. Okay, so if you have chosen option B in the comment section and if you have written that Na2CO3 as your answer, then it is absolutely correct. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन 8 इज नॉट अ MCQ, एज आई हैड टोल्ड दैट इट इज़ अ जो आज का रिविजन क्लास है वो सिर्फ MCQ नहीं होगा, अदर टाइप के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. तो आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बताना है सबका, ठीक है. आई जस्ट राइट द नेम्स, कॉमन नेम्स, एंड यू विल हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज write the chemical formula of soda ash. Second is washing soda, and please number your answers whenever you are answering that in the comment section so that it is easier for me to understand whether you have written it correctly or not. ठीक है. क्लोराइड ऑफ लाइम, देन D is baking soda, okay. After that you have fifth number as blue vitriol, then you have the sixth one as green vitriol, then next is gypsum, and after that you have dead burnt plaster, and finally the last one in this is POP, ठीक है. So quickly write the answers in the comment section. फटाफट से मुझे आंसर लिख के बताइए. इन सारे कंपाउंड्स का सबका कॉमन नेम दिया हुआ है, किसी का भी ये एक्चुअल केमिकल नेम नहीं है, ये सब कॉमन नेम्स हैं और सबके आपको फार्मूलाज पहले भी बताए गए हैं. व्हेन आई वाज टीचिंग द चैप्टर आई हैड टोल्ड ऑल द फार्मूलाज टू यू. अगर आपको याद है तो सबका फार्मूलाज लिखिए. अब मैं आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसके बाद आप सारे आंसर्स को अपने कमेंट्स से मैच करके देखिएगा, स्क्रीन से देख करके मैच करिएगा वेदर आपका फार्मूला सही है या नहीं. ओके, फर्स्ट वन दैट इज सोडा ऐश. सोडा ऐश का जो फार्मूला होता है that is anhydrated sodium carbonate, so that is Na2CO3. okay, so that is Na2CO3. so soda ash will have the formula Na2CO3. washing soda is sodium carbonate decahydrate, that was the actual chemical name. so that is Na2CO3 dot 10H2O. hydrated sodium carbonate is washing soda, right? Then chloride of lime is actually bleaching powder, that is also its popular name but not a chemical name. so chemical name is calcium oxychloride. so calcium oxychloride को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं CaOCl2. and why is it named as lime of chloride of lime? because it is containing Cl. Cl के लिए क्लोराइड है, लाइम इज फॉर CaO. CaO को completely हम लाइम बोल रहे हैं और लाइम CaO is combining with chlorine, that is why it is written as chloride of lime. then baking soda is NaHCO3.
sodium bicarbonate, that is baking soda. Then blue vitriol is CuSO4.5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रहता है इसमें, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये. उसी तरीके से ग्रीन विट्रियल इज अनदर हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ आयरन, so that is FeSO4.7H2O. Then the next formula is gypsum. Gypsum is CaSO4.2H2O containing 2 water molecules, right? That is also a hydrated salt. Then next one in this is dead burnt plaster. So dead burnt plaster is actually anhydrous CaSO4, anhydrous calcium sulfate without any water molecule. So that is dead burnt plaster. And last one is POP, that is plaster of Paris. So that will be it will have the formula calcium sulfate hemihydrate. Hemi stands for half, so it will have half water molecule attached to it. So that will be CaSO4, not literally half water molecule, but it is written in the formula like that. So that will be half H2O. ओके, सो अगर आपका सारा फॉर्मूलाज स्क्रीन से मैच करता है, अगर आपने सारे फार्मूलाज इस तरीके से लिखे हैं, देन आपके सारे फार्मूलाज करेक्ट है और आपका फार्मूला में ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है केमिकल फार्मूला, भूले नहीं है कुछ भी. अगर नहीं, अगर कहीं कहीं पर मिस्टेक्स हैं, दैट मीन्स यू हैव टू रियलाइज दैट in yourself that you have to do a revision of chemical formula. अगर गलतियाँ हो रही हैं इसका मतलब आपको फॉर्मूलाज थोड़ा रिवाइज करने का ज़रूरत है. ओके, सो ओके, ऑल राइट. चैप्टर 2 का कंप्लीट रिविजन आज नहीं हुआ है. देर आर सम क्वेश्चंस विच आई डेफिनेटली आस्क फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, जैसे क्लोरल्कली प्रोसेस है, सॉल्वेज प्रोसेस है, बहुत सारा रिएक्शंस है जिससे आज मैंने क्वेश्चन नहीं किया है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. सो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में भी चैप्टर 2 या चैप्टर 3 दोनों में से कोई एक चैप्टर का रिविजन कंटिन्यू चलेगा. ठीक है, सो इस वीक आपका पूरा रिविजन क्लासेस ही होना है. सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग फॉर केमिस्ट्री एंड स्टार्ट रिवाइजिंग वट एवर नोट्स यू हैव. उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप जितने भी आंसर्स है उसको अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिख सकें. एंड यू कैन जस्ट चेक फॉर योर सेल्फ कि आपको कितना आ रहा है, चैप्टर कितना आप समझ चुके हैं. तो खुद को टेस्ट करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एंड हम लोग रिविजन कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.